Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 9th and this is our new NCERT book. In this book we are studying chapter number 3, the dynamic atmosphere and changing climate. Okay, इस चैप्टर के अंदर हम समझने वाले हैं द डायनामिक एटमॉस्फेयर एंड चेंजिंग क्लाइमेट चैप्टर को. लेट अस स्टार्ट. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. जो हमारी पृथ्वी जो है वो चारों ओर से हवा की एक मोटी परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं. एटमॉस्फेयर को हिंदी में वायुमंडल कहते हैं. एटमॉस्फेयर प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग लाइफ पॉसिबल ऑन आवर प्लैनेट. और जो एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. उसी वजह से जो है आज जो इस प्लैनेट जो हमारा अर्थ प्लैनेट है उस पर लोग जिंदगी जी रहे हैं. It provides the air we breathe, protects us from harmful solar radiations, and helps regulate the earth temperature. Without the atmosphere, the earth would be too hot during the day and too cold at night. यह वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है. सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उससे हमें बचाता है और पृथ्वी पे जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसको बैलेंस करता है. ओके अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो जो हमारी पृथ्वी जो है वो नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी दिन में और या तो फिर वो रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट का अर्थ है जब किसी स्थान, कोई भी एरिया जो है, ठीक है, उसका कोई भी एरिया जो है वहाँ का जो मौसम है, औसतम स्थिति जो लंबे समय तक चली आ रही है मौसम की, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट. ओके It influences natural vegetations, wildlife, human activities and patterns of settlements. और इसका जो प्रभाव है जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव गतिविधि और बसावर के जो तरीके हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. The atmosphere and climate together control weather phenomena. एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट दोनों ही साथ में मिलकर क्या करते हैं, जो मौसमी घटनाएं हैं, मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं उनको नियंत्रित करते हैं, जैसे कि वर्षा, हवाएं, तूफान और ऋतुओं को. Okay, understand the atmosphere and climate is important because they directly affect our daily lives, agriculture, water resources and the overall environment. In this chapter we will learn about the composition and structure of atmosphere, the factors affecting climate and the relationship between atmosphere, weather and human life. वायुमंडल और जलवायु को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन, कृषि, जल संसाधन और पूरे पर्यावरण को सीधे प्रभावित करते हैं. और इस चैप्टर में हम लोग कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को अभी आगे समझ रहे हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट को भी पढ़ेंगे और रिलेशनशिप क्या है एटमॉस्फेयर का, वेदर का और ह्यूमन लाइफ का. ओके नाउ वी विल स्टडी स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर का, मतलब वायुमंडल की संरचना कैसी है. स्ट्रक्चर मीन्स संरचना और कंपोजिशन मीन्स संगठन. हिंदी में बोलते हैं इसको, कंपोजिशन को संगठन. The atmosphere is a thick blanket of gases that surround the Earth and extend hundreds of kilometers into space. It is held close to the Earth by gravity. The atmosphere is very important for life because it provides oxygen for breathing, protects us from harmful solar radiations, helps regulate temperature and plays a key role in weather climate. तो वायुमंडल जो है वो गैसों की एक मोटी चादर है जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए है पृथ्वी को, और अंतरिक्ष में ये हजार सैकड़ों किलोमीटर फैली हुई है. यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी जो फोर्स है उसके कारण पृथ्वी के पास बना रहता है. वायुमंडल जो है जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. और जो हमारा क्लाइमेट है, ठीक है, और जो वेदर है उसको उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ओके अब हम लोग समझने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को देख लेते हैं. जो हमारा स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. एटमॉस्फेयर जो है, किसी भी जगह का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमेशा जो है एक जैसा नहीं होता, हर जगह समान नहीं होता है. ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं. ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोलते हैं और एक्सोस्फेयर. ओके सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर. कौन सी है सबसे पहली लेयर हमारी इसमें? ट्रोपोस्फेयर है. ओके तो ट्रोपोस्फेयर को हम लोग समझने वाले हैं. ट्रोपोस्फेयर क्या है?
ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 8 किलोमीटर नियर द पोल्स टू 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर। अभी जो है मैं आपको ये इसकी जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगी। ट्रोपोस्फेयर जो है वो ध्रुव की ओर जो है वो 8 किलोमीटर तक फैला है और इक्वेटर की तरफ आप देखेंगे 18 किलोमीटर तक फैला है। द वर्ड ट्रोपो मीन्स मिक्सिंग विच रेफर टू द कंटिन्यूअस मिक्सिंग ऑफ गैसेस इन दिस लेयर। और ट्रोपो का मतलब होता है मिक्सिंग करना, मतलब मिलाना, ठीक है, मिलना और झुलना। इस परत में गैसें जो हैं वो लगातार जो हैं मिलती रहती हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ट्रोपोस्फेयर पड़ा है। ओके, The troposphere contains 75% mass of atmosphere and all essential gases such as water vapor and primary greenhouse gases. Okay, troposphere में क्या होता है, 75% जो है यहाँ का जो भाग है, लगभग 75% भाग जो है वो एटमोस्फेयर से, एटमोस्फेयर है उसमें, ठीक है। और बहुत सारे एसेंशियल गैसेस आपको मिलेंगी ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर पे। कौन कौन सी है वो, वाटर वेपर है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ओके, ऑल द वेदर फिनोमिना सच एज प्रेसिपिटेशन, स्टॉर्म्स, आप देखेंगे जितने भी मौसमी घटनाएं हैं जैसे कि वर्षा हो गया, तूफान हो गया, बिजली चमकने जैसे स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग ऑकर इन दिस लेयर। तो इस लेयर में ये सारी जो मौसमी प्रक्रिया हैं वो देखने को मिलती हैं। दिस इज लेयर वेयर ऑल लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, और इसी लेयर पे सारे जीव जंतु जो हैं वो इसी परत में रहते हैं। एंड मेकिंग इट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ, और ये जीवन के लिए, ये पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। कौन सी, ट्रोपोस्फेयर। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ओके, In this layer, the temperature decreases by 1 degree Celsius for every 165 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर जो है वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, इसी वजह से इसको लैप्स रेट बोला जाता है। दिस इज नोन एज लैप्स रेट। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, दिस लेयर सपोर्ट्स लाइफ, यहाँ पे जीवन पॉसिबल है, एंड कंट्रोल वेदर एंड क्लाइमेट, और ये मौसम और जलवायु को बिल्कुल कंट्रोल करती है, ठीक है। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली ऑन दिस लेयर, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसी लेयर पे सीधे निर्भर है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो फर्स्टली मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर समझा देती हूँ। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर का डायग्राम। अभी जो हमने जो पढ़ा था, जो लेयर अभी हमने पढ़ी है वो पढ़ी थी ट्रोपोस्फेयर वाली। तो ट्रोपोस्फेयर ये है, जितनी भी मौसमी घटनाएं आपको देखने को मिल रही है वो इसी लेयर में होती हैं। ओके, और 8 किलोमीटर तो ये ध्रुव की ओर फैला है और 18 किलोमीटर ये इक्वेटर की तरफ फैला हुआ है, ठीक है। और 75% जो मास का एटमोस्फेयर का यहीं पे है, और सारे एसेंशियल गैसेस, वाटर वेपर, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस यहीं प्रेजेंट है। और जितने भी वेदर फिनोमिना है, प्रेसिपिटेशन हो गया, स्टॉर्म्स हो गया, लाइटनिंग हो गया, वो इसी लेयर्स पे होती है। ओके, तो दिस इज द ट्रोपोस्फेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ओके, अब जो हम लोग सेकेंड लेयर पढ़ने वाले हैं एटमोस्फेयर की, वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, सेकेंड लेयर जो है हमारी एटमॉस्फेयर की वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर है, मतलब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है वो कौन सी है, वो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है। द स्ट्रेटोस्फेयर हैज अ कोल्ड लोअर सेक्शन एंड वार्मर अपर सेक्शन फॉर्मिंग टू डिस्टिंक्ट लेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर का जो निचला भाग है, निचला भाग मीन्स ये वाला नीचे वाला भाग, ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर के जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला। तो इसमें ये चीज़ बोली है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो कोल्ड लेयर है सेक्शन जो है, और स्ट्रेटोस्फेयर में वार्म और अपर सेक्शन भी है, मतलब 2 लेयर है इसमें, एक है कोल्ड लेयर सेक्शन की, एक है वार्म अपर सेक्शन की, ठीक है। वार्मर तो ऊपर की तरफ है और नीचे तक कोल्ड है, ठीक है। द नेम स्ट्रेटो मीन्स लेयर, और स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है, परतें। ओके, इट एक्सटेंड अबाउट 50 किलोमीटर तक, आप देखेंगे 50 किलोमीटर तक क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है। ओके, द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज अ ट्रोपोपॉज। जो बाउंड्री ट्रोपोस्फेयर की जो बाउंड्री है, और आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर की जो बाउंड्री है, जो बीच वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। ओके, since the stratosphere contain very little moisture and dust and has a minimum air turbulence, it is ideal for flying aeroplanes। आप देखेंगे जो समताप मंडल है वहाँ पे बहुत कम नमी है, धूल है और वायु है, ठीक है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए यह सबसे उपयुक्त परत मानी जाती है। ओके, इसको जो है एरोप्लेन्स जो है वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। कौन सी लेयर में,
एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो फ्लाई करते हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर भी शो की गई है एरोप्लेन की, देख सकते हैं आप कि इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में क्या है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। द ओजोन लेयर लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही लोकेटेड है। देख लीजिए आप, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये इसके नीचे वाली ये स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है, इससे नीचे क्या है, ओजोन लेयर भी है और इसमें एरोप्लेन भी फ्लाई कर रहा है। ओके, ओजोन लेयर लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से ये बचाती है। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस विद द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर ऑल्सो राइजेस, जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती बढ़ रही है स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर पे, तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है टेम्परेचर। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ बाय प्रिवेंटिंग हार्मफुल सोलर रेडिएशन। ये क्या करती है, जो पृथ्वी पे जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन आती है उनसे सुरक्षा करती है। बाय फिल्टरिंग यूवी रेडिएशंस, और जो यूवी रेडिएशन है जो हमारी पृथ्वी पर यूवी किरणें हैं उनको छानती है, या फसलों, जंगलों और प्लैंक्टन और समुद्री परिस्थिति की तंत्र की रक्षा भी करती है, जो भोजन श्रृंखला, जो कि हमारी जो फूड चेन है और जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करती है। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंस हमने समझ ली, प्रिवेंटिंग हार्मफुल सोलर रेडिएशन। ओके, और फिल्टरिंग करती है यूवी रेडिएशन की, और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करती है, फॉरेस्ट, प्लैंक्टन एंड मैराइन इकोसिस्टम, और जो कि बहुत ज़रूरी है फूड चेन के लिए, भोजन श्रृंखला के लिए और ऑक्सीजन उत्पादन के लिए आवश्यक है। मीजोस्फेयर अब लोग समझने वाले हैं। मीजोस्फेयर जो है वो कौन सी लेयर है इस एटमॉस्फेयर की, मीजोस्फेयर जो है वो थर्ड लेयर मानी जाती है एटमॉस्फेयर की। ओके, द लेयर दैट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड मीजोस्फेयर। अब आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो लेयर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो किसकी है, वो मीजोस्फेयर की है। देख सकते हैं आप 50 से 80। ओके, 80 की तरफ जाएंगे आप 50 से, इसको ये वाली जो लेयर है ये मीजोस्फेयर है। ओके, इट रफली एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर तक फैली हुई है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। अगर हम स्टार्ट करें तो इसको जीरो से, अगर अर्थ सरफेस से स्टार्ट करें तो 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। और दिस लेयर लाइज बिटवीन टू लेयर अबव एंड टू लेयर बिलो इट, विच इज वाई इट इज कॉल्ड मीजोस्फेयर। मीजो मीन्स मीटर। इसको मीजोस्फेयर क्यों बोला जाता है, मीजोस्फेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देखेंगे इसके नीचे ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, और आप देखेंगे ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो इससे ऊपर कौन सी लेयर है, एक आयनोस्फेयर की लेयर है जिसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, और दूसरी एक्सोस्फेयर। तो इसीलिए इसमें इसको बोला जाता है कि दिस लेयर लाइज बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर के बीच में लाई करती है, बिटवीन में है, दो लेयर नीचे की तरफ है और दो लेयर ऊपर की तरफ है, उसके बीच में आप देखेंगे मीजोस्फेयर लाई कर रहा है। ओके, और मीजो का मतलब होता है मिडल। क्या होता है, मिडल। द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर इज टर्म एज स्ट्रेटोस्फेयर। आप देखेंगे जो बाउंड्री जो है, मैं आपको यहाँ पे अच्छे समझा देती हूँ, जो बाउंड्री जो है स्ट्रेटोस्फेयर की बाउंड्री और मीजोस्फेयर की बाउंड्री, उसको स्ट्रेटोपॉज बोला जाता है। इसको स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं, किसको, ये मीजोस्फेयर की बाउंड्री और स्ट्रेटोस्फेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है, जो मीजोस्फेयर वाला पार्ट है, उसको स्ट्रेटोपॉज बोला जाता है। ओके, एज meteorites enter this layer they burn up due to the friction with gaseous particles. Meteoroids appear to be a shooting star but they are not actual star. तो आपको मैं बता दूं, मीटरॉइड्स को हिंदी में कहते हैं उल्का पिंड। जो उल्का पिंड होते हैं वो इस जो परत है इस लेयर पे प्रवेश करते हैं, यहाँ पे उल्का पिंड प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो गैस कणों के साथ एक घर्षण के कारण क्या होते हैं, ये मीटरॉइड्स जल जाते हैं। उल्का पिंड हमें टूटते हुए तारों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक्चुअल स्टार्स नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट एक्चुअल स्टार्स। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम फॉलिंग मेट्रॉइड्स। ये पृथ्वी की सुरक्षा करती है मेट्रॉइड से, जो हमारे उल्का पिंड है उनसे, उनको गिरने से बचाती है यहाँ पे। इट हेल्प्स मेंटेनिंग एनर्जी बैलेंस बाय अब्सॉर्बिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट फ्रॉम बिलो एंड अबव। यह परत जो है पृथ्वी पर गिरते हुए उल्का पिंडों से बचाती है, और यह नीचे और ऊपर से आने वाली उष्मा को, एनर्जी को क्या करती है, उस एनर्जी को ये ऑब्जर्व कर लेती है और फिर क्या करती है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है उस एनर्जी को। इससे क्या होता है, एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ओके, ये बैलेंस क्रिएट करने में मदद करती है। ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं आयोनोस्फीयर के बारे में, एंड दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ दिस एटमॉस्फेयर।
ओके। आयोनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। ओके। एंड इट रफली एक्सटेंड टू 450 किलोमीटर, और ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? 450 किलोमीटर तक। आप देखेंगे यहाँ तक जो है हमारा आयोनोस्फीयर फैला हुआ है। ओके। The name atmosphere comes from the fact that the atom of gases in this layer gets converted into ions due to solar radiations. तो आप देखेंगे, सॉरी, ये जो हमारा आयोनोस्फीयर जो है ये 80 से 40 तक है। सॉरी फॉर दैट, वन सेकेंड आई विल एक्सप्लेन यू। जो हमारी आयोनोस्फीयर वाली जो है ये 80 से 450 तक है। ठीक है, ये मेसोस्फीयर की जो लेयर है वहां से लेके 450 की जो है ये 80 से शुरुआत होती है और 450 तक ये आयोनोस्फीयर का पार्ट है, और इसको थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है। और ये रफली एक्सटेंड 450 किलोमीटर तक, जिसकी मैंने अभी आपको बताया। द नेम आयोनोस्फीयर कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द एटम ऑफ गैसेस इन दिस लेयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयंस ड्यू टू सोलर रेडिएशंस। और इस लेयर का नाम आयोनोस्फीयर किस तरीके से पड़ा? क्योंकि जो एटम है गैसेस के इस लेयर के अंदर वो आयंस की वो कन्वर्ट हो जाते हैं आयंस में। किसकी वजह से? सोलर रेडिएशन की वजह से, सौर विकिरण की वजह से। इन द थर्मोस्फेयर एज वी गो अपवर्ड, जब थर्मोस्फेयर में अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, द टेम्परेचर राइजेस, तो टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, और कहाँ तक बढ़ रहा है? 2000 डिग्री सेल्सियस तक। इट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, इसको हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर बोला जाता है। किसको? आयोनोस्फेयर को। दिस लेयर हेल्प्स इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रेडियो ट्रांसमिशन। और ये जो है, ये जो लेयर जो है ये हेल्प करती है रेडियो प्रसारण में और उपग्रह संचार में मदद करती है ये। ओके। इंपॉर्टेंस क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इट इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए अच्छी है, ये लंबी दूरी के संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थर्मोस्फेयर एक्ट एज अ अर्थ रेडिएशन शील्ड एंड कम्युनिकेशन लेयर, और थर्मोस्फेयर जो है वो अर्थ रेडिएशन का काम करती है, पृथ्वी को विकिरण से बचाने वाली ढाल का काम करती है, और संचार परत की तरह कार्य करता है, जो जीवन और तकनीक दोनों के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट लेयर जो है एटमोस्फेयर की, दैट इज एक्सोस्फेयर। ओके, एक्सोस्फेयर के बारे में समझने वाले हैं हम लोग। तो एक्सोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर मानी जाती है ये, सॉरी आउटर मोस्ट, मतलब जो ये जो है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत मानी जाती है। कौन सी? एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को हिंदी में बाह्य मंडल बोलते हैं, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है, विच अल्टीमेटली मर्जेस विद स्पेस। इट लैक्स डस्ट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर। ओके। इसी कारण जो आप देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, इस परत में जो धूल है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वाटर वेपर लगभग नहीं होते, ना होते ही नहीं है बिल्कुल भी। और जो ट्रेसेस है हाइड्रोजन और हीलियम के वो पाए जाते हैं बहुत कम मात्रा में। ओके। इंपॉर्टेंस क्या है? मैनी कम्युनिकेशन, वेदर एंड नेविगेशन सैटेलाइट्स है यहाँ पे। ऑर्बिट इन द एक्सोस्फेयर, इनेबलिंग जीपीएस, ये इनेबलिंग करती है जीपीएस को, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको बोला था, टेलीविजन, इंटरनेट एंड वेदर फॉरकास्टिंग, एक्ट एज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन अर्थ एटमोस्फेयर एंड आउटर स्पेस। ओके। बहुत से संचार मौसम जो हैं वो नेविगेशन उपग्रह इसी परत में चक्कर लगाते हैं। इसी कारण जीपीएस जो है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, हमारा टेलीविजन है, इंटरनेट है, और जो वेदर फोरकास्टिंग है वो संभव हो पाता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच एक संक्रमण क्षेत्र का क्या करती है? कार्य करती है। ओके। आई होप आपको ये जो लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर है वो अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट इसमें कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर। ठीक है, एटमोस्फेयर जो है वो हमारा जो वायुमंडल है वो उसमें क्या क्या संगठन है। ओके। तो आप देखेंगे 78% तो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन जो है वो 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, और अदर गैसेस इसमें 0.04% है। तो ये हमने कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर को समझ लिया। ओके। द एटमोस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एटमोस्फेयर जो है वो वहाँ वायुमंडल जो है हमारा उसमें वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जैसे कि वाटर वेपर, जल वाष्प, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण। ओके।
धूल के कण होते हैं इसमें, तो इन सभी का क्या है, मिश्रण है। एंड डस्ट पार्टिकल दैट सराउंड्स द अर्थ, दीज कंपोनेंट्स एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, और ये जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी हैं ये कंपोनेंट्स। रेगुलेटिंग टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन श्वसन की प्रक्रिया, एंड कंबशन दहन की प्रक्रिया, एंड रेनफॉल, रेनफॉल मीन्स वर्षा जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं में ये सहायता करते हैं। And the proportion of gases in the atmosphere remain almost constant up to height of 90 किलोमीटर। आप देखेंगे लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसेस का जो रेशियो है वो लगभग समान रहता है। ओके, मेजर गैसेस कौन कौन सी है एटमॉस्फेयर के अंदर? मेजर गैसेस कौन कौन सी एटमॉस्फेयर के अंदर? नाइट्रोजन जो कि 78% है, लार्जेस्ट कंपोनेंट माना जाता है एटमॉस्फेयर में। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो नाइट्रोजन ही है, दैट इज 78%। ओके, एंड डज नॉट सपोर्ट रेस्पिरेशन और बर्निंग डायरेक्टली, ये रेस्पिरेशन में और बर्निंग में डायरेक्टली हेल्प नहीं करती है। रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रिवेंट्स रैपिड कंबशन, और इंटेंसिटी जो है ऑक्सीजन की उसको कम करती है और रैपिड कंबशन को भी कम करती है। ये मनुष्य और जानवरों के श्वसन के लिए आवश्यक है या जलने में सहायता करती है। रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी है उसको क्या करती है, ये ऑक्सीजन का प्रभाव को कम करती है और तेज आग लगने से बचाती है। ओके, एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, और प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है ये वाली गैस। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। इंपॉर्टेंस, नाइट्रोजन रिच सॉइल्स लीड टू बेटर क्रॉप yields, मेकिंग इट वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट। जो नाइट्रोजन एंड रिच सॉइल होती है उससे जो हमारी फसल की जो प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पौधों फसल की वृद्धि में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती है, फसल अच्छी होती है इससे। इसलिए कृषि और जो हमारा फूड का जो प्रोडक्शन है वो इसी वजह से पॉसिबल है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ने वाले सेकेंड जो गैस है एटमॉस्फेयर की, दैट इज ऑक्सीजन, 21% है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस है, मतलब दूसरी नंबर पे जो गैस पाई जाती है एटमॉस्फेयर, दैट इज ऑक्सीजन। एसेंशियल है रेस्पिरेशन ह्यूमंस और मनुष्य और जानवरों के श्वसन के लिए आवश्यक है। सपोर्ट कंबशंस, ये जलने में सहायता करती है। यह ऑक्सीजन प्रक्रियाओं के लिए भी बहुत जरूरी, नीडेड फॉर ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी पृथ्वी के ऊपर तो जीवन पॉसिबल नहीं है, और बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कुकिंग इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये वाली गैस। ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं इसमें आर्गन। जो थर्ड नंबर पे जो गैस है वो है आर्गन। ओके, जो 0.93% पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। केमिकली इनएक्टिव गैस है। ठीक है, ये जो है एक निष्क्रिय गैस है। ओके, डज नॉट टेक पार्ट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, में कोई पार्ट नहीं लेती है, जैविक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है। यूज इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स एंड वेल्डिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये बैलेंस बनाए रखती है एटमॉस्फेयर में, और जो अनवांटेड अनचाही रासायनिक क्रियाओं हैं उनको रोकती है। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट फूड, और खाद्य पदार्थ हैं और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनको खराब होने से बचाने में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में कितने मात्रा में पाई जाती है? 0.04%। प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, बट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है गैस है। यूज बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए इस गैस का यूज करते हैं। हेल्प्स इन मेंटेनिंग अर्थ एट टेम्परेचर, जो हमारी पृथ्वी है उसका तापमान को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में, और ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिलीज बाय रेस्पिरेशन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, और रेस्पिरेशन और बर्निंग फ्यूल्स में क्या होती है, ये रिलीज करने में कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है इसका बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। अब हम लोग देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे हो रहा है इसमें। सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं उससे क्या रिलीज होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन।
इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो तैयार हो जाती है। इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स, ये जो है सपोर्ट करती है प्लांट की लाइफ को, और जो हमारा ग्लोबल का टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करने का काम करती है। ओके, ग्लोबल जो हमारा टेम्परेचर उसको रेगुलेट करने का काम करती है। डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड, और पानी में घुल जाती है कार्बनिक एसिड को फॉर्म करने के लिए, और जिससे ओशन का पीएच और मैराइन लाइफ भी वो भी प्रभावित होती हैं। और क्या कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के? और कंपोनेंट्स हैं वाटर वेपर, जो कि हर जगह के अलग अलग होते हैं। ह्यूमिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये, आर्द्रता के लिए। फॉर्म्स करते हैं क्लाउड, रेन, फॉग एंड ड्यू। ऑब्जर्व करती है हीट और मॉडरेट करती है टेम्परेचर को वाटर वेपर। इंपॉर्टेंस क्या है वाटर वेपर की? वेदर और क्लाइमेट में इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल रोल है इनका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर। मूविंग वाटर बिटवीन जो ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड में होता है, जो पानी मूव करता है ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड पे। डस्ट पार्टिकल्स में क्या क्या होते हैं? स्मोक होता है, धूल कण, पोलन होते हैं, परागकण, सॉल्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डस्ट पार्टिकल। कॉज कलरफुल सनसेट और सनराइज जो है वो डस्ट पार्टिकल की वजह से ही कारण होता है। इंपॉर्टेंस क्या है? डस्ट पार्टिकल नेसेसरी फॉर रेनफॉल फॉर्मेशन। डस्ट पार्टिकल जो है रेनफॉल, जो बारिश होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। डस्ट ब्लो फ्रॉम डेजर्ट्स कैरीज मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू ओशंस। और डस्ट जो है, धूल जो है वो कहाँ से बह के आती है? डेजर्ट से आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स, ठीक है, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व पाए जाते हैं। टू ओशंस एंड सॉइल्स, एनरिचिंग इकोसिस्टम को एनरिच करते हैं और सपोर्ट करते हैं प्लांट और मैराइन लाइफ को। मैराइन लाइफ जो समुद्र के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं। ओजोन जो है ये ट्रेस अमाउंट है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में वाली लेयर में पाई जाती है। ऑब्जर्व करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्किन कैंसर एंड जेनेटिक डैमेज। ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्किन कैंसर से बचाती है और जेनेटिक डैमेज से बचाती है। ओजोन लेयर ऑब्जर्व करती है बहुत सारी जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है उनको, जिसके कारण जो है स्किन कैंसर ना हो और मोतियाबिंद कैटरेक्ट्स ना हो एंड डैमेज टू प्लांट्स और मैरीन लाइफ को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो कंक्लूजन इससे क्या निकल के आया कि एटमॉस्फेयर में जो है वो सावधानी पूर्वक पूरा संतुलन होना चाहिए। बहुत सारी गैसेस का, जैसे वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, हर कंपोनेंट का अपना रोल होता है लाइफ को सपोर्ट करने में, कंट्रोल करने में क्लाइमेट को, और एनवायरमेंट में बैलेंस करने को, ठीक है, पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए। इवन गैसेस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, जो गैसेस उपस्थित होती हैं कम मात्रा में, वो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है, अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट जो है इसको समझ लेते हैं हम लोग। Weather refers to the day-to-day conditions of the atmosphere at a particular place, while climate is the average of the weather condition over a long period of time. Weather and climate are controlled by certain basic elements known as elements of weather and climate. These elements help us understand atmospheric condition and impact of human life on the environment. मौसम क्या है? किसी स्थान का रोजाना बदलने वाली जो वायुमंडल की स्थिति है उसको हम मौसम कहते हैं। और जलवायु क्या है? कि स्थान के लंबे समय के औसत मौसम को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ये तत्व जो है हमें वायुमंडल की स्थिति और उसके वायुमंडल की स्थिति और मनुष्य तथा पर्यावरण पर प्रभाव को समझने में मदद करती है। ओके, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं तापमान। ओके, टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं तापमान, ठीक है। टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, ये मौसम और जलवायु दोनों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। टेम्परेचर इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। तापमान हवा की गर्मी और ठंडक को दर्शाता है। इट्स वेरिएशन हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड बोथ इमीडिएट वेदर कंडीशंस एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक ट्रेंड्स। ये इसकी जो वेरिएशन है वो वैज्ञानिक को मदद करते हैं कि जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वर्तमान तापमान में बदलाव वैज्ञानिकों को वर्तमान मौसम और लंबे समय की जलवायु को समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इट इज मेजर यूजिंग अ थर्मामीटर। टेम्परेचर को हम लोग मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन डिग्री सेल्सियस में इसको व्यक्त किया जाता है। इट अफेक्ट्स, इसका प्रभाव जो है वो
एयर प्रेशर, विंड्स एंड रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब तापमान का प्रभाव जो है आप देखेंगे वो वायु दाब, तापमान का प्रभाव जो है वो वायु दाब जो होता है, एयर प्रेशर उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, विंड पे, ठीक है, वायु दाब पे, विंड पे और रेनफॉल पे। हाई टेम्परेचर से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है एयर का, हवा जो है वो फैल जाती है, तापमान में हवा क्या होती है वो फैलती है, और कम तापमान पर क्या होती है, हवा सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ओके, व्हाइल लो टेम्परेचर कॉजेस कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर। अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर्स हैं जिनसे हम तापमान को मेजर करते हैं। सम थर्मामीटर शोज द करंट एयर टेम्परेचर। कुछ थर्मामीटर ऐसे होते हैं जो वर्तमान में एयर टेम्परेचर को शो करते हैं, while others are designed to record the highest। और कुछ तापमान ऐसे होते हैं जो कुछ मतलब कि ऐसे सॉरी कुछ ऐसे इस तरीके के थर्मामीटर्स होते हैं, while others are designed to record highest। कुछ इस तरीके के थर्मामीटर्स होते हैं जो कि हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर जो है पूरे दिन में रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, दो प्रकार के थर्मामीटर यहाँ शो किए हैं। डिजिटल थर्मामीटर ऐसा होता है जो फीवर के लिए हम लोग यूज करते हैं अक्सर, और ट्रेडिशनल थर्मामीटर इस तरीके का होता था पहले, ठीक है, बट नाउअडेज वी यूज डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। मोस्ट ट्रेडिशनल थर्मामीटर कंटेन अ कलर्ड लिक्विड। जो हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक थर्मामीटर हैं उसमें रंगीन द्रव होता है जो गर्म होने पर तो फैलता है और ठंडा होने पे क्या होता है वो सिकुड़ जाता है, जिससे तापमान का क्या होता है पता चलता है। ओके, और डिजिटल थर्मामीटर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, मोर एक्यूरेट सही जानकारी देते हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है। टेम्परेचर रीडिंग कैन ऑल्सो हेल्प अस कैलकुलेट इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स सच एज। टेम्परेचर की रीडिंग जो है वो मदद करती है, और भी स्टैटिक्स होती है उनमें। टेम्परेचर रेंज क्या होता है, टेम्परेचर रेंज को अगर आपको निकालना है, तापमान परिसर उसको अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालने के लिए, परिसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर है रेंज निकालने के लिए। ये डिफरेंस है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड किया गया है ओवर अ पीरियड यूजुअली 24 आवर्स का। ओके, मीन डेली टेम्परेचर क्या होता है, जो हम रोज एक दिन का पूरा जो टेम्परेचर मेजर करते हैं। दिस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डे। पूरा टेम्परेचर बताता है दिन का, जो कि कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग द डेज मैक्सिमम ऑफ मिनी टेम्परेचर्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो दिन का जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है पूरे दिन का उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जोड़ते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तब हमारा जो मीन डेली टेम्परेचर रोज का जो टेम्परेचर है वो निकल के आ जाता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको आगे देखने को मिलेगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। थैंक यू फॉर दैट।